नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 2 संविधान निर्माण लोकतांत्रिक राजनीति या स्विक्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, चाहे वो छोटों में आए चाहे बड़ों में, यहीं से प्रश्न आएगा। और कुल मिलाकर ये 9 प्रश्न हैं और 9 के 9 इस लेसन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? या फिर ये भी आ सकता है कि किसी भी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है। यानी कि दो प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसका हो सकता है आंसर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान का होना अनिवार्य है। क्योंकि संविधान क्या है? लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो संविधान का होना अनिवार्य है। दूसरा, संविधान सरकार और नागरिकों के संविधान जो है सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। तीसरा है, संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। यदि कोई सत्ता का उपयोग अपने हितों के लिए, स्वार्थों के लिए करना चाहता है तो संविधान उसे रोक देता है। पॉइंट नंबर 4 है, संविधान सरकार की शक्ति और सत्ता का स्रोत है। यानी कि सरकार की शक्ति है, उसके अनुसार वो बड़ी आसानी से देश का शासन चला सकती हैं। और लास्ट में है 3 पॉइंट कि संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। यानी कि अगर सरकारें निरंकुश होने का प्रयास करें तो उन्हें रोक दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय और तालमेल स्थापित किया जाता है। मतलब समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उसमें क्या होता है, समन्वय यानी कि तालमेल, मेलजोल ये स्थापित किया जाता है ताकि सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हों, विविधताओं से पूर्ण हो, वो आराम से रह सके। इस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स जो है ये हमें बताते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। अर्थात संविधान सभा जिसने हमारे देश का संविधान बनाया है। हमारे देश का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा में, जिसमें लगभग 300 लोग थे जो संविधान बना रहे थे। तो उसका गठन कैसे हुआ? भारतीय नेता काफी समय से, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, गुलाम थे, तब हमारे नेता काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। क्योंकि ये तो हमें लगभग 3-4 साल पहले पता ही चल गया था कि जल्दी ही हमें आज़ादी मिलने वाली है, तो इसलिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी के चलते 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की सिफारिश की। और ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन की 1946 में। सभी राजनीतिक दलों ने संविधान सभा का स्थापना का स्वागत किया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी जो 389 निर्धारित की गई और इसके लिए चुनाव 1946 में हुआ और संविधान सभा गठित हो गई। परंतु संविधान सभा गठित होते ही कुछ समय के बाद देश का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया और अब जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें 300 सदस्य रह गए। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके बाद है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में जरूर आता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात स्पष्ट रूप से हमारी प्रस्तावना में, जब हमारा संविधान बनाया गया तो शुरू में प्रस्तावना थी जिसमें यह बताया गया कि मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमने पिछले लेसन में भी किए थे।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। हम पिछले लेसन में भी याद कर चुके हैं कि भारत देश का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर राज्यों के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार होता है और राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जिसको किसी विशेष धर्म पर खर्च किया जाना हो। अर्थात धर्म के मामले में सरकार की कोई भी भेदभावपूर्ण नीति नहीं है। और जो सबसे जरूरी है वो आपको ये वाले 2 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स का पेपर में आता है तो आपको 2 पॉइंट जो है सबसे मेन है। भारत देश का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ये 2 पॉइंट जो हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों पर बल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। क्या आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों पर, यहां पर एक शब्द आएगा किन, किन आदर्शों पर बल दिया गया है। तो ये जो पीछे सेट के एग्जाम हुए तब भी, और जो कुछ पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें तो वहाँ पर भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसे आपको अच्छे से समझना है तब ये आप कर पाएंगे, क्योंकि लेंथी तो है ही लेकिन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। पहला है प्रभुत्व संपन्न, अर्थात प्रभु सत्ता संपन्न। हमारी सत्ता जो है वो अपने फैसले लेने में पूर्ण रूप से योग्य है। भारत पर किसी बाह्य शक्ति, बाह्य मतलब बाहरी शक्ति का, किसी विदेशी ताकत का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार अपने आंतरिक और मामलों में और विदेश नीति निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस प्रकार भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र है। दूसरा है समाजवाद। सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्राप्त है। एक ऐसी व्यवस्था, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व है, जहां व्यापक आर्थिक असमानता नहीं है, अर्थात पैसे का भेदभाव की खाई बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पर सबसे मेन लाइन जो है, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था जहां पर उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व, यानी कि समाज के सभी वर्गों का स्वामित्व है, जहां व्यापक आर्थिक असमानता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन। ऐसा राज्य, लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा राज्य होता है जिसमें लोग स्वयं अपने शासकों का चुनाव करते हैं। लोग खुद अपने शासक, अपने विधायकों को चुनते हैं और यहाँ पर शासक जो हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यानी कि कोई भी कानून वो बनाते हैं तो उन्हें जनता को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ही है, अर्थात भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और अपने ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट है गणराज्य। इसका अर्थ होता है कि राज्य का प्रमुख, प्रमुख मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति, और राज्य का मतलब देश, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि यदि हमने एमएलए एमपी चुने हैं तो वही आगे चलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसीलिए राज्य का प्रमुख जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जहां किसी राजा या शासक का शासन नहीं होता। यहाँ पर किसी भी राजा का या शासक का शासन नहीं होता। उसके बाद आ जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। पहले हमने किया था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ, 1946 में हुआ, जिसमें क्या किया गया, जिसमें 389 सदस्य निर्धारित किए गए। वो था संविधान सभा का स्थापना या निर्माण। अब हम करेंगे संविधान ही कैसे बना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसके सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया
और विधानसभा के लिए 389 सदस्यों को चुना गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में होने के बाद संविधान सभा दो हिस्सों में बंट गई। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, जिसके तहत अब भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके बड़े परिश्रम से संविधान की रूपरेखा बनाई। इसी रूपरेखा के आधार पर देश का विस्तृत संविधान तैयार हुआ। प्रारूप समिति, देखिए जैसे ही हमारे संविधान सभा ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या किया गया, प्रारूप समिति बनाई गई। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद इसने क्या किया, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और अपने संविधान की रूपरेखा बनाई, उसकी डिजाइनिंग तैयार कर ली। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद क्या हुआ कि एक विस्तृत संविधान तैयार कर लिया गया, जिसमें सभी देशों के संविधान के अच्छे गुण भी शामिल थे और अपने देश के लोगों के हिसाब से, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से भी बहुत सारे पॉइंट रखे गए थे। बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल संविधान बनाया गया। इस संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल विधानसभा की 165 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और इस प्रकार से भारत एक गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र जहाँ सरकार का मुखिया जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट है संविधान का क्या अर्थ है। संविधान का अर्थ बताएं। संविधान लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक ओर सरकार की शक्तियां, दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों का विवरण शामिल होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है जिसका पालन सरकारें करती हैं और व्यक्ति करते हैं। याद कर लीजिए, सबसे आसान डेफिनेशन है ये, लिखित और अलिखित नियमों का दस्तावेज जिसमें सरकार की शक्तियां, नागरिक के अधिकार होते हैं, सर्वोच्च कानून है जिसका पालन सरकारें भी करती हैं और व्यक्ति भी करते हैं। उसके बाद है संविधान की प्रमुख आवाजें। वैसे तो प्रमुख आवाजों में सभी का कहीं ना कहीं योगदान था और वो सभी थे 299, परंतु फिर भी 6-7 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, H.C. मुखर्जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, जबकि जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्ण अय्यर, दुर्गा भाई, सरोजनी नायडू, ऐसे तो बहुत सारी आवाज़ें थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। सभी 299 सदस्यों का अपना अपना रोल था, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ नाम लिखने हो तो हम इनमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला के बारे में आप क्या जानते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महानतम नेता थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संविधान लागू करवाया और गोरों के शासन के तहत ही एक ऐसा शासन तैयार करवा दिया जहां गोरे और अश्वेत सभी लोग मिलकर देश का शासन बखूबी चला रहे थे। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों के द्वारा चलाई जा रही रंग भेद की नीति, अर्थात गोरे वहाँ के लोगों के साथ रंग भेद की नीति कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, तो उसका विरोध किया। ऐसा करने पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। 7 अन्य नेताओं के साथ 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें रोबेन द्वीप पर बहुत ही भयावह जेल में रखा गया। विश्व समुदाय के दबाव के आगे झुकते हुए नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए और 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। उसके बाद है रंग भेद की नीति से अश्वेत लोगों को कैसे पीड़ित होना पड़ता था। उन्हें गोरे लोगों की बस्तियों में रहने और बसने की अनुमति नहीं थी। रेलवे, बस, होटल, पुस्तकालय, अस्पतालों में गोरों और अश्वेत के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था और अश्वेत लोगों को चर्च में जाने की भी अनुमति नहीं थी। और गोरा और होना या अश्वेत होना, श्वेत होना, ये किसी के अपने बस में नहीं होता और इसके आधार पर किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया करना तो बहुत ही गलत बात है। हमें अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होता है, इसीलिए हमें इनसे ऐसी दुर्भावनाओं से बचना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे ये 9 प्रश्न जो हैं यहीं पर समाप्त हो जाते हैं और इनमें से आशा है हमें कि एक प्रश्न आपको अवश्य पेपरों में आएगा और आपको ये अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान से, हमारे देश के सर्वोच्च कानून से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारा 9th क्लास का 2021-22 के अंतर्गत जो भी सिलेबस है वो पूरा होता है। नेक्स्ट ईयर आपके नए लेसन्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।